मैंने आपको ये बता चुका हूं कि ईएम वेव, कल वाला मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं क्योंकि रिकॉर्डिंग में लेके आना है मुझे, है ना, रिकॉर्डिंग में भी लाना है, इसलिए कल थोड़ा सा परेशान हो लो, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी ना कल। तो देखिए कल मैंने क्या बताया था कि जैसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब ऑसिलेट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसी ईएम वेव ले रहा हूं जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर ट्रेवल करेगी, इधर जाएंगे डिस्टरबेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा। तो सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, वाई डायरेक्शन में, और एक मैग्नेटिक फील्ड है जो जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। ये फिगर में क्योंकि पहले वीडियो में बता चुका हूं, सब कुछ सिखा चुका हूं, तो इसलिए थोड़ा सा ये मुझसे तो ऐसे ही बन पाता है बेटा, मुझसे ऐसे ही बन पाता है। हालांकि मैं ये कल वेव बना के दिखा चुका था और वो विष्णु भी नहीं आया था, तो दोबारा ले लेता हूं कि एक तो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, एक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना, ऐसे करके ऐसे करूं तो एक फील्ड ऐसे और एक ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ये दिखेगा नहीं आपको क्योंकि ये जेड डायरेक्शन में। हाँ, कैमरा एंगल चेंज कर दूं तो दिख जाएगा, ठीक है, कैमरा एंगल चेंज कर देगा तो दिख जाएगा। और एक ऐसे, हालांकि बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, ये स्टैंडिंग वेव बन रही है। जिन्होंने स्टैंडिंग वेव पढ़ा हो 11th में, स्टैंडिंग वेव में एक वर्ड ध्यान आ रहा है, नोड। नोड, एक पॉइंट हिल ही नहीं रहा। चेक करो जैसे किसी को याद आ जाए तो, कि एक पॉइंट हिल ही नहीं रहा, परमानेंटली रेस्ट पर है। इधर एक पॉइंट दिख रहा होगा, वो ऑसिलेट ही नहीं कर रहा। लेकिन चलो मैं हमें उस जगह अभी जाना नहीं है। तो एक तो ऐसे करके फील्ड वाइब्रेट कर रहा है और एक ऐसे फील्ड। अब ये वाला जो फील्ड वाइब्रेट, ये इसके ऑसिलेशन आपको दिख नहीं रहे। यदि मैं कैमरा एंगल ऊपर लिया हूं ऐसे करके तो ये ऑसिलेशन भी दिखने लग जाएंगे, है ना। हाँ, तो चलिए, तो एक तो इसको, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड वाला, यानी मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में। और अच्छे से समझने के लिए मैंने कोशिश एनिमेशन भी आपको डाल के दी है, वो भी देखना। अच्छा, इन दोनों की एक खास बात ये होती है कि ये चलते सेम फेज में चलते हैं, है ना, सेम फेज में चलते हैं, सेम फेज में। यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो मैग्नेटिक फील्ड 0। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि अपनी मैक्सिमम स्टेटस पे है, जैसे इस समय ये E0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी B0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पलटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी पलटेगा, ठीक है। ये सेम फेज में चलते हैं। तो एक एक करके प्रॉपर्टी फिर से लिस्टिंग कर रहा हूं। सबसे पहला, इसमें E परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, और ये आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ये तीन फिजिकल क्वांटिटी है, E, B और V। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है ये तीनों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो ये दूसरी बाद में बताऊंगा प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी, इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। इसी वजह से मैंने उस दिन ट्रांसवर्स का मतलब बताया था ना, कि यदि चीजें वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करें, ये ट्रांसवर्स वेव है बेटा, ये जो बन रही है ट्रांसवर्स वेव है, ये वाली जो बन रही है, तो ये ट्रांसवर्स वेव होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ये दूसरी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, आपको मैंने इनमें एक रिलेशनशिप भी बताई थी। ये नहीं कोई कहीं भी वो उठा के चल दे कि डायरेक्शन ऑफ E क्रॉस B यदि मैं निकालूं, E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो ये सेम आएगी डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर के। इसको मैं करवा के दिखा चुका हूं, है ना, करवा के दिखा चुका हूं सॉल्व करके। जैसे आप इस वाले एग्जांपल में एक बार और करके देखना चाहो तो देख सकते हो। बताइए, इसको क्रॉस वेरीफाई, E क्रॉस B निकालते हैं पहले। चलो बताना E वेक्टर किधर है, J कैप की ओर चेक करो। और सॉरी B है ये, सॉरी मैंने यहां तो नहीं गलत लिख दिया, B, सॉरी भैया मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। B आएगा यहाँ, है ना, कभी कभी हो जाता है मास्टर से गलती, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान फिसल गई। E क्रॉस B की डायरेक्शन निकालोगे तो वो डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर आएगी। तो चलिए E क्रॉस B निकालते हैं। तो E वेक्टर इस फिगर में Y डायरेक्शन की ओर है, J कैप। B वेक्टर इस फिगर में K कैप की ओर है ना। तो J क्रॉस K क्या आ रहा है बोलो, I कैप। ये क्रॉस प्रोडक्ट आपको याद होना चाहिए। यहां में पता है अटक गए होंगे कई लोग, तो यदि आप, है ना, याददाश्त ताजा करोगे तो याद आ जाएगा, J क्रॉस K I होता है। और ये I क्या है, जो ये डायरेक्शन आएगी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। देखो ये वेव एक्स एक्सिस की ओर भगा रहा हूं मैं, और इस वेव को यदि इक्वेशन के रूप में सजाना हो तो इसकी एक नहीं दो इक्वेशन लिखी जाएंगी। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखी जाएगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिख देता हूं, ई की इक्वेशन ई नॉट साइन या कॉस, जो इच्छा वो लिख देना, और अंदर सिर्फ ओमेगा टी नहीं आएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये दोनों चीजें आएंगी। हाँ, इसमें एक चॉइस है, इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको एक चीज फिर से याद दिला दूं, ओमेगा टी और के एक्स का कॉफिशिएंट यदि अपोजिट साइन के हैं, ये दोनों मतलब ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो वेव ये पॉजिटिव एक्स की ओर जा रही है। अब पहली बार तुमने यहां लिख लिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, बस उसका एम्पलीट्यूड अलग होगा, बाकी तो फिर आपको यही उतारना पड़ेगा। ये भी बात मैं कल बता चुका था। और यदि इसकी चांद पर डंडा करना है तो ये जे कैप आएगा फिलहाल इस फिगर में, और यहाँ के कैप आएगा, मैं कह रहा हूं इस फिगर में। चलिए चौथी बात, चौथी प्रॉपर्टी मैंने ये भी बताई थी कि चार्ज यदि रेस्ट पर हो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, चार्ज यदि यूनिफॉर्म मोशन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी निकालता है। लेकिन यदि चार्ज एक्सिलरेटेड हो, झटके देके चले, तो उसके द्वारा निकाले गए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? एक्सिलरेटेड और ऑसिलेटिंग, क्योंकि ऑसिलेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सिलरेशन मोशन। एक्सिलरेटेड और ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस EM waves, प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, एंड एक और चीज, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगी, जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज ऑसिलेट कर रहा होगा, उसी फ्रीक्वेंसी की EM वेव्स निकलेगी। ये भी ध्यान रखना, यानी एक तरीके से रटने वाली प्रॉपर्टी रट लीजिए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, हालांकि फिजिक्स में रटने का कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि आज रट लो, समझ हम कभी और लेंगे कुछ। ठीक है, चलिए फिफ्थ पॉइंट, यदि मैं मान लो सपोज करो ये वेव वैक्यूम में चल रही है, वैक्यूम में, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू लूं एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू लूं, और उसी समय जैसे मैंने कोई ये वाली वैल्यू पसंद आ गई, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो अब उस समय मैग्नेटिक फील्ड कितना है उसी समय, वो वाली वैल्यू और ले लीजिए, उसका रेशियो निकालिए, तो ये हमेशा C आएगा, ध्यान रखना। यानी E एट इंस्टेंट, जैसे चौथे सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा आपने, तो चौथे सेकंड ही मैग्नेटिक फील्ड कितना है उस वैल्यू को निकाल लेना, इनका रेशियो निकालना, ये C आएगा। नहीं, मैं तो छठे सेकंड, मान लो ये छठा सेकंड है, ये छठा सेकंड है, तो छठे सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ले रहे हो, तो छठे सेकंड ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लेना, ये रेशियो हमेशा फिक्स C आएगा, C स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप E0 ले रहे हो, जैसे इस पल, ये वाला पल पे E की वैल्यू E0 है, तो जब E0 को, तो नीचे फिर B0 ही होना चाहिए, क्योंकि ये भी तुम्हें पता है कि E और B सेम फेज में चलते हैं, सेम फेज में चलते हैं, जब E E0 होगा तो B B0 होगा। ठीक है, तो ये रेशियो C आएगा, इस चीज को समझिए। अच्छा, लेकिन C का रेशियो तब आएगा जब वैक्यूम होगा, इन वैक्यूम, ये भी बात सच है। अब यदि यही वेव मैं पानी में छोड़ दूं, तो फिर E/B का रेशियो वो आएगा जो स्पीड होगी लाइट की उस समय, थोड़ी कम हो जाएगी, तो E/B का रेशियो VB आ जाएगा इन अदर मीडियम, इन अदर मीडियम। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। अभी जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके छोटे मोटे, तो उसमें ये सबसे ज्यादा यूज होगी प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा यूज होगी ये, बस सिंपल है E/VC। एक और है प्रॉपर्टी, उसे याद कर लो कि हम वैक्यूम में, इन वैक्यूम यदि मैं 1/√, मैग्नेटिक फील्ड की परमिएबिलिटी ले लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की परमिटिविटी ले लूं, तो ये C आता है, मतलब C ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए डायरेक्ट। और कोई और मीडियम हुआ तो इन अदर मीडियम, कोई और मीडियम हुआ तो तुम्हें पता है मीडियम चेंज होते हैं, μ0 μ हो जाता है, ε0 एप्सिलॉन हो जाता है। कोई और मीडियम हुआ, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है। अब हो जाते दो फॉर्मूले। ट्राइंगल का एरिया निकालने के दो फॉर्मूले नहीं है, हाफ बेस इनटू हाइट और एक हीरोज फॉर्मूला है ना। हीरोज बोल दिया, मेरी तरफ कमेंट मत करो। हाँ ठीक है, हीरो जैसा दिखता हूं मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन बेटा चलिए। हाँ, अब आ जाइए एक लास्ट प्रॉपर्टी, तुम तो तारीफ करोगे नहीं,
तो मैं कभी कभी अपनी खुद कर लेता हूं। एक लास्ट प्रॉपर्टी, इस रेशियो को गौर से देखना, इस रेशियो को गौर से देख के साफ पता चल रहा है, बताइए ई बड़ा या बी बड़ा? बेटा फीस माफ नहीं करूंगा बेटा, लेकिन तारीफ कर लो मेरी, अच्छा लग रहा है, लेकिन फीस नहीं माफ करूंगा, वैसे ही बेटा फंसा पड़ा हूं मैं। हाँ हाँ, तो साफ दिख रहा है ई बड़ा, ई बड़ा है, क्योंकि ई अपॉन बी इक्वल टू सी, इक्वल नहीं है सुमित, अरे ई अपॉन बी का रेशियो सी आ रहा है। मान लो यदि इस फॉर्मूले को आपने पढ़ लिया, समझ लिया, रट लिया, तो फिर इतना तो बुद्धि आ गई होगी ना, ई अपॉन बी का रेशियो सी आ रहा है तो ई बड़ा है, और नेक नहीं, ई बहुत बहुत बड़ा हो गया अभी से, क्योंकि ये वैल्यू 3 इंटू 10⁸ होती है, तो ई की वैल्यू भी से बहुत ज्यादा होती है, तो यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ चलिए, अब बेटा तारीफ बंद करो, मुझे शर्म आ रही है, नहीं मुझे शर्म आ रही है, अब बस पढ़ाने दो मुझे, ठीक। हाँ, तो ई की वैल्यू बी से बहुत बड़ी है, क्लियर है, लेकिन एक आश्चर्यजनक सत्य जिसका तो प्रूफ भी है, एक आश्चर्यजनक सत्य जिसका प्रूफ भी है, वो ये कि भले ही ई बी से डोमिनेट कर रहा है, ई की वैल्यू बी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अरे चलो, हाँ, अरे नहीं पढ़ी दिशा बेटा, ऐसे पढ़ ले पढ़ ले। हाँ, तो भले ही ई की वैल्यू बी से बहुत बड़ी है, ई की वैल्यू, ये रिकॉर्डिंग में और जा रहा है बेटा, फ्लो खराब कर रहे हैं। हाँ, मेरा पढ़ाने का ई भूल और जाऊंगा, इतनी तारीफ आएगी तो बेटा, ये भूल इतना कहां पे, छठी सातवीं प्रॉपर्टी, हाँ सातवीं प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी वो ये, तुम टाइम पे खत्म करने दो, फिर पक्का जोक सुनाऊंगा एक। चलिए, सातवीं प्रॉपर्टी ये कि भले ही ई बी से स्ट्रॉन्ग है, ई बी से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन मजे की बात, कमाल की बात, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बराबर होती है। एनर्जी डेंसिटी फॉर, मैं प्रूफ कर दूंगा, लेकिन पहले समझिए, ऑल्दो ई इज ग्रेटर देन बी, बट एनर्जी डेंसिटी, यदि एनर्जी डेंसिटी को मैं यू ई लिखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, तो ये बराबर होती है। अब हम तो एनर्जी डेंसिटी का ही फॉर्मूला भूल गए होंगे, तो एक काम करिए, मैं थोड़ा सा इसे मिटाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मैं थोड़ा फ्लैशबैक में जाता हूं। पहले ये बताओ, आपको याद है नहीं याद? अच्छा, मेरे वीडियो में देख लेना, एक कैपेसिटर वाले टॉपिक में देख लेना, कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी ये थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये थी बेटा, याद आ रहा हो तो? कैपेसिटर के बीच में जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला था वो ये था। और इंडक्टर वाले टॉपिक में आपको ये मिल जाएगा कि मैग्नेटिक, जब इंडक्टर स्टोर करता है, उसकी एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले में ई स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर आ गया था, और एप्सिलॉन नॉट की जगह नीचे म्यू नॉट आ गया था। ये ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैं आप पे थोप रहा हूं, ये मैं पढ़ा चुका हूं, 5 वीडियोस में मिल जाएगा। ये मैं बताऊं कहां मिलेगा, जब मैंने एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर पढ़ाया है, वो वीडियो अभी भी पब्लिक है, उसमें देख लेना, तो एनर्जी के बाद तुरंत एनर्जी डेंसिटी का टॉपिक होगा, वो दिख जाएगा। और जब मैंने एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर पढ़ाया है, उसके जस्ट बाद ये टॉपिक मिल जाएगा, है ना ये। तो ये अब मैं क्या क्लेम कर रहा हूं, मैं नहीं क्लेम कर रहा हूं, ये मेरी प्रॉपर्टी क्लेम कर रही है कि ये दोनों एनर्जी डेंसिटी बराबर होती है, ये एनर्जी डेंसिटी और ये एनर्जी डेंसिटी बराबर होती है। चलिए प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, मैं इतना तो मिटा देता हूं, ठीक है, इसका प्रूफ देखिए। बताइए, एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, होता है। चलिए, हाफ की जगह हाफ, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट, ई की जगह मैं सी भी लिख रहा हूं। सोचो ये कौन सा फॉर्मूला है ये, क्योंकि ई अपॉन बी सी, तो इसका मतलब ई किसके बराबर हो गया बोलो, ई अपॉन बी, यदि सी है तो ई इक्वल टू सी बी हो गया, तो उस पर स्क्वायर चिपका दिया मैंने, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर बी स्क्वायर। इधर सी की वैल्यू ये है, सी स्क्वायर रखना है, तो इतने तो कंजड़े नहीं हो ना, सी स्क्वायर रूट हटा के लिख दो, रूट हटा के लिख दो, सी स्क्वायर की जगह 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने सी स्क्वायर की वैल्यू रख दी, और ये बी स्क्वायर,
तो ये कट गया, और जैसे ही कटा, अरे ये तो देखा देखा सा लग रहा है, ये वही तो बचा, देखो, ओ हाँ ये तो देखा सा लग रहा है। तो ये क्या है बेटा, ये हाफ बचा, इधर बी स्क्वायर बचा, इसमें म्यू नॉट बचा। दिस इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी एनर्जी डेंसिटी दोनों की बराबर होती है, ठीक है ना, एनर्जी डेंसिटी। तो ये प्रॉपर्टी याद कर लीजिए। अब एक और चीज, एक फ्लेक्सिबिलिटी सिंपल, वो तो मैं झंडू सी बात बता रहा हूं। यदि आपसे कोई टोटल एनर्जी डेंसिटी पूछे, टोटल एनर्जी डेंसिटी, तो यूई प्लस यूबी लिखोगे, बोलो टोटल एनर्जी डेंसिटी बताओ, तो ये लिखोगे। बाई चांस सवाल में बी की सुविधा ना हो तो 2u लिख देना, बताओ क्यों लिख देना, क्योंकि ये दोनों बराबर है। और ये ना हो तो ऐसे लिख देना 2ub। होपफुली झंडू सी बात समझ में आ गई ना भाई, दोनों बराबर है, या तो इसको ऐसे लिख दो या इसको ऐसे लिख दो, ठीक है ना। तो चलिए, ये थी बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज। ये सारी प्रॉपर्टीज आप रट लेना, कोई सी भी एक एमसीक्यू में आ सकती हैं। अब आपका अगला काम जो है, जो आपको याद करना है, एनसीईआरटी उठा लीजिए, फिर मैं सवाल बाद में कराऊंगा, पहले एक काम आपको बता दूं आपके हिस्से का। देखिए पेज नंबर 283 खोलिए, पेज नंबर 283 उठा लीजिए, खोल लीजिए, ठीक है। तो यहां पर एक टेबल दिखेगी आपको, पेज 283 पर एक टेबल दिख रही है ना, इसमें 7 वेव दिखेंगी। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 तरीके की होती है। यदि हम उनको बाल की खाल निकालें तो 7 वेव है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसमें सबसे ऊपर क्या लिख रहा है, रेडियो वेव, और ये सीक्वेंस याद करना है आपको। फिर उसके बाद लिख रहा है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, फिर लिख रहा है इंफ्रारेड, फिर क्या लिख रहा है बोलो, लाइट, अल्ट्रा, फिर लाइट, एक्चुअली विजिबल लाइट होती है ये, लाइट का मतलब विजिबल लाइट यहां पर, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, फिर गामा रे। ये वेव लिख रही है ना। अब आपको क्या चीज अपनी एनसीईआरटी में पेंसिल से ऐड कर लो, इसके बगल में ऊपर से नीचे जाने पर एक चीज ऐड करना चाहो तो पेंसिल से ऐड कर लो। फ्रीक्वेंसी तो बढ़ रही है ऊपर से नीचे जाने पर, एंड वेवलेंथ घट रही है। देखना बेटा, यदि आप लिख सको तो ऐसे ऐड कर लेना, ऊपर से एंड का सिंबल, एंड, एंड, ऐसे गर्दन टेढ़ी करके तब देखना। ऊपर से नीचे आने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और आप जानते हो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी, तो वेवलेंथ घट रही है। लेकिन एक चीज सबकी एक जैसी रहती है, वो है सी सबका एक जैसा है, मतलब स्पीड सबकी सी। ये भी 3 × 10⁸ से चलती है, ये भी 3 × 10⁸ से, ये भी 3 × 10⁸ से। मतलब इन सब में सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है, सबकी वेवलेंथ अलग है। ऊपर से नीचे आने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ऊपर से नीचे आने पे वेवलेंथ घट रही है, लेकिन स्पीड सबकी एक जैसी है। ये ध्यान रखना, पहला तो ये। अब इसमें एमसीक्यू बताता हूं कैसे कैसे आ चुके हैं। एमसीक्यू के रूप में नहीं, एक एक नंबर के क्वेश्चन में क्या है, इसमें ऐसे रैंडमली कोई 4 वेव दे देते, कोई सी भी रैंडमली 4 वेव दे दी, कि इंफ्रारेड दी, माइक्रोवेव दे दी, यूवी दे दी और रेडियो, और कहा इनको इंक्रीज, वही केबीसी की तरह क्वेश्चन, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में सजाइए। समझ में आ गया कि 4 रैंडमली वेव दे देंगे, इनको इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज में सजाइए, मतलब अरेंज करिए। तो इस सवाल का जवाब आप कब दे पाओगे, जब आपको ये सीक्वेंस ही याद हो। या कभी करेंगे इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ में सजाइए। ये बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है ये, तो इसके लिए और बहुत सिंपल है, 7 वेव भी तो इनको सीक्वेंस याद कर लेना है, ठीक है। 1 करोड़ का, अरे इससे 50 करोड़ कमाओगे बेटा तुम यदि लग गए तो, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, एक तो ये क्वेश्चन बताइए इनमें से कौन सी चीज, अच्छा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है इसमें बताओ। ऑब्वियसली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गामा की। बताओ सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है इसमें, इस सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ, वो हाईएस्ट वेवलेंथ इसकी हो गई। बताओ इसमें सबसे हाईएस्ट स्पीड किसकी, स्पीड सबकी एक सी, स्पीड किसी की नहीं, ठीक है ना, सबकी स्पीड सेम। अब जो थोड़ा सा बदतमीजी वाला क्वेश्चन है वो सुन लो, जो आपको याद करना पड़ेगा। आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तो मास्टर हूं, मैं तो उसमें से देख के भी पढ़ा दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको याद करना है, वो है इससे अगला कॉलम। यहां वेवलेंथ रेंज लिख रही है बेटा, लिखा है ना कॉलम, वेवलेंथ रेंज, एक कॉलम बना हुआ है, मतलब
जैसे यहां लिखा हुआ है 0.1 मीटर, इसका मतलब पढ़िए 0.1 मीटर से ऊपर जिसकी वेवलेंथ होगी वो सारी रेडियो वेव बोली जाती है। एक बात बताओ, वैसे तो खैर कोई कैटेगरी कभी कभी फंस जाती है, जैसे हम अपने आप ही बोल देते हैं अरे ये तो बच्चा है, अरे ये तो आदमी है, अरे ये तो बूढ़ा है, जबकि तीनों ही मेल हो सकते हैं ना हम, लेकिन फिर भी शक्ल देख के बता देते हैं अरे ये तो बच्चा है, अरे ये तो स्मार्ट है ना, ये तो आदमी है, ये तो है ना बूढ़ा है, देख के बता देते नहीं बता देते। तो वही चीज, तो ऐसी जिसकी हालांकि एग्जैक्टली क्राइटेरिया फिर भी नहीं है कि हम बूढ़ा कब बोलेंगे, कब बूढ़ा बोलेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी यहां क्राइटेरिया है 0.1 मीटर से ऊपर जिसकी वेवलेंथ हो, 0.1 मीटर की वेवलेंथ जिससे हो वो रेडियो वेव होगी। फिर ऐसी एक और लिखा हुआ है 0.1 से 1 mm के बीच में हो। अब देखो मुझे याद नहीं है, मैं तो देख देख के लिख सकता हूं, पर आपके पास ये चॉइस नहीं है, आपको तो या 0.1 मीटर से 1 mm यानी इस रेंज की हो तो वो माइक्रोवेव होगी। लेकिन एक चीज और, इसका जो वैल्यू है ना वो यहां है। अब देखो यहां पर 1 mm पे खत्म हो गई, तो 1 mm से जो 700 नैनोमीटर यानी और वेवलेंथ कम होगी ना, वो ये होगी। अब जो यहां पर है 700 वो यहां से स्टार्ट हो रही है, 700 नैनोमीटर से जो 400 नैनोमीटर होगी, है ना, यही है ना, ये वो ये वाली कैटेगरी में, फिर इसका 400 यहां से शुरू हो रहा है। तो बेटा ये प्लीज याद कर लेना, आप ही के भले के लिए बोल रहा हूं मैं, ये याद कर लेना क्योंकि ऐसे भी सवाल आ गए हैं। चलिए ढूंढ के बताना, नकल करके बताना, सवाल दे रहा हूं बोर्ड का। 10 to the power minus 10 मीटर, 10 to the power minus 10 मीटर वेवलेंथ बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ EM स्पेक्ट्रम, इसमें से कौन सी वाली वेव 10 to the power minus 10 मीटर है। वेरी गुड कन्हैया, वेरी गुड अरेंद्र, दिव्यांश, वेरी गुड। टाइप करिए बेटा, देख के बताइए, आपको नकल करके दे रहा हूं, नकल करके। हर्ष वेरी गुड, 10 to the power minus 10 मीटर बिलोंग्स टू विच पार्ट। जयंत गड़बड़ हो गया बेटा, सुमित बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, देखना। हाँ बेटा, दीपक ठीक बेटा, दीपक शर्मा। तौशिफ 2 क्या, 2 क्या, मैं नहीं समझा। तो ये याद कर लेना बेटा, ये एक्सरे है, चेक करो। 10 to the power minus 10 मीटर एक्स रे है। देखो हम में से कई लोग आंसर ढूंढ नहीं पाए बेटा। अब एक एक नंबर के लिए यदि आपको लड़ना है, आप चाहते हो कि एक एक नंबर है ना, एक एक नंबर ना कटे, तो आपको ये भी याद करना पड़ेगा। इसे याद करिए, ये सीक्वेंस याद करिए और वेवलेंथ रेंज याद कर लिए। आगे इस टेबल में कोई याद करने की खास जरूरत नहीं है। अब एक चीज और याद करनी है, मैंने जो नोट्स दूसरा पार्ट भेजा ना वो याद करने का है। देखिए इसी टेबल के ऊपर, सॉरी इसी टेबल के ऊपर गामा रे लिख रहा है, गामा रे के ऊपर फिर क्या लिख रहा है, एक्स रे लिख रहा है, फिर अल्ट्रावायलेट रे। इसमें पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। जैसे मैंने एक्स रे पढ़ना है तो पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, और आपको लगता है साला ये क्वेश्चन पूछ सकता है वो, तो उसको नोट्स में बना लेना है। जैसे बताना, उसने बोला कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम कौन सी वेव यूज करते हैं, तो उसमें लिख रहा है ना एक्स रे, है ना ये। तो इसमें ये चीज आपके हिस्से में है, ये पढ़ना। हालांकि मैंने जो सेकंड नोट्स भेजे है ना, वो इसी आप अपने नोट्स बनाना, लेकिन मैंने बना वो आलसी लोगों के लिए भेज दिए हैं, लेकिन आप अपने बनाना। और केवल अपने क्या, रेडियो वेव यहां से पढ़ना, यहां से रेडियो वेव, इसमें जो जो लिखा हुआ है कि ये वेवलेंथ रेंज इतनी होती है, ये इसका यूज यहां करते हैं, फलानी जगह करते हैं, ढिकाना करते हैं, ये। तो बेटा एक नंबर में क्वेश्चन तो बन सकता है ना माधव, कोई भी क्वेश्चन तो। फिर माइक्रोवेव, तो एक एक लाइन पढ़ना। ये EM वेव चैप्टर आपके इस एकेडमिक में इतना ही है। तो अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खोल लेते हैं। पहले 2 क्वेश्चन नहीं करने क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट खत्म। पहली 7, अच्छा ये कोई ट्रिक नहीं है, मेरे पास नहीं है, आपके पास हो तो मुझे बताना, कोई गाना वाना याद हो जाए तो। मैंने कभी इस पे कोशिश की नहीं बेटा, है ना। एक्चुअली मेरे संग धोखा हो गया एक बार बचपन में, जब से मैं गाने बनाता नहीं हूँ। एक बार मैं गाना बना रहा था, पीछे गर्ल्स कॉलेज के आगे गाना गा दिया, अरे रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है ना, एक ऐसी गाना गा दिया मैंने। लड़की निकली, लेकिन बाई चांस वो लड़की नहीं निकली, बुढ़िया निकली, पीछे से पता ही नहीं चला। और मैंने गाना गा दिया, अरे रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, तो बुढ़िया ने पलट के गाना गाया, आंख जिससे लड़ी तेरी माँ से भी बड़ी है। तो फिर उसके बाद बेटा मैंने ये छेड़ना छेड़ना छोड़ दिया बेटा।
ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, हमें क्वेश्चन नंबर 8.3 से करना है, ठीक है। 8.3 एक्सरसाइज 8.3। 8.1 और 8.2 नहीं करना क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट करंट के क्वेश्चन है और इस साल वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो 8.2 व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज सेम। हाँ मेरी हमेशा गुगली होती रहती है, क्या करूं बेटा। व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज सेम फॉर एक्सरे ऑफ वेवलेंथ। एक एक्सरे है उसकी वेवलेंथ है 10 की पावर -10 मीटर। एक रेड लाइट है ना, रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ है 6800 एंगस्ट्रॉम, जबरदस्ती लिख रहा हूं मैं। और एक रेडियो वेव है उसकी वेवलेंथ है 500 मीटर। वो ये कह रहा है इनमें से कौन सी चीज है जो तीनों के लिए सेम हो। पता, बहुत सिंपल, जल्दी, फास्टेस्ट मिनट फर्स्ट। वेरी गुड, गौरव जीत गया, कृति जीत गई इधर। सी स्पीड, इन तीनों की स्पीड एक जैसी होगी। स्पीड स्पीड लिखना, सी मत लिखना पेपर में ना। फिर 8.4 नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में जा रही है। वैक्यूम से घंटी बन जानी चाहिए टन की 3 × 10⁸ स्पीड होगी और जेड डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा यदि वो जेड डायरेक्शन में जा रही है, एक चीज और सोचना, यदि कोई, मैंने इसको एक्स, इसको वाई और इसको जेड बनाया है, मैं इसको जेड लिख देता हूं तो फिर इसको एक्स वाई लिखूंगा ना, तो आपकी ईएम वेव वही बने रहने दो, ठीक है, वही बने रहने दो, बस उसको जेड ऐसे लिख दो। तो बताइए वेलोसिटी किधर है इस वेव की, जेड डायरेक्शन में। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और मैग्नेटिक फील्ड वाई, या ई इधर या वाई इधर, बी इधर होगा। अब उसने बोला है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ई एंड बी फील्ड। देखो यदि वेलोसिटी जेड डायरेक्शन की ओर है, सुनना, वेलोसिटी जेड डायरेक्शन की ओर है, तो ई एंड बी एक्स वाई प्लेन में होंगे, पक्की बात है। समझिए इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जेड की ओर नहीं होगा, परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जेड की ओर नहीं होगा, तो ये एक्स वाई प्लेन में होंगे। अब इनमें से कौन एक्स कौन सा वाई, वो एग्जैक्ट कंफर्म अभी नहीं कर सकते हम, इतने क्वेश्चन से कंफर्म नहीं हो सकता। बस इतना कंफर्म हो सकता है, यदि वेलोसिटी जेड डायरेक्शन में है तो ई और बी जेड में नहीं होंगे, क्योंकि आपको रिलेशन याद है ना, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो बोलो ये बात समझ में आ गई कि ई एंड बी मस्ट बी इन एक्स वाई प्लेन। फिर एक और चीज पूछा है, यदि फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज है, तो वेवलेंथ बताओ। तो बेटा झंडू सा क्वेश्चन है, बता देता हूं, न्यू लैम्डा इक्वल टू सी, इस फॉर्मूले को रट लो, नहीं रटा तो आज ने अब तक। हम में से ऐसे कई होंगे जिन्होंने पहली बार इस फॉर्मूले में मुंह दिखाई देखी होगी, है ना, जबकि कब से पढ़ रहे हैं। न्यू लैम्डा इक्वल टू सी, न्यू लैम्डा इक्वल टू सी। मैंने सी क्यों चुना, क्योंकि उसने बोला है वैक्यूम में जा रही है। यदि वैक्यूम में नहीं जा रही होती तो वी लिखता, लेकिन वैक्यूम है तो सी लिखूंगा। तो लैम्डा कितना हो गया, सी अपॉन न्यू, सी की जगह लिख दो 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी की जगह लिख दो 30 मेगा, मेगा 30 और 10 की पावर 6, मेगा में 10 की पावर 6 होते हैं। अब जो काटा पीटी करनी है, देखो 3 से 3 कट गया, 10 आ रहा है, 10 मीटर। और ये अब ये भी पूछ सकता है, बताओ ये कौन सी वेव है उस 7 में से, ये रेडियो वेव है, चेक करो रेडियो वेव है या नहीं। 0.1 मीटर से ऊपर की जितनी भी वेवलेंथ होंगी वो रेडियो वेव होगी। चलो एक झंडू सा क्वेश्चन ये निपटा। अब 8.5 इसका दूसरा भाई है, वो ये कह रहा है कि एक रेडियो है, आजकल तो तुमने रेडियो कहां देखे होंगे, हमने देखे थे रेडियो घुमा घुमा के देखते चलाते थे। एक रेडियो है, कैन ट्यून टू एनी स्टेशन, सुनो सुनाओ 92.5, उसमें ट्यूनिंग करनी पड़ती थी, है ना। तो वो ये कह रहा है एक रेडियो 7.5 मेगाहर्ट्ज से लेकर 12 मेगाहर्ट्ज के रेडियो स्टेशन को कैच कर पा रहा है। भाई रेडियो भगवान नहीं होता, वो ये कह रहा है कि इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी के स्टेशनों को पकड़ रहा है ना। इस ट्यून का मतलब है पकड़ रहा है, कि वो इस फ्रीक्वेंसी के भी रेडियो स्टेशन को पकड़ रहा है, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दो, ठीक है, 8 मेगाहर्ट्ज 9 मेगाहर्ट्ज, मतलब इतने से इतनी फ्रीक्वेंसी के बैंड को या फ्रीक्वेंसी को पकड़ रहा है वो। तो उसने बोला है व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड। सिंपल, ये वाली फ्रीक्वेंसी से इसकी वेवलेंथ निकाल दो। ये वाला, भाई इस वाले सवाल में क्या था, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, वेवलेंथ निकालनी थी।
तो इस वाली फ्रीक्वेंसी से इसकी वेवलेंथ निकाल दो, इस वाली फ्रीक्वेंसी से इसकी वेवलेंथ निकाल दो, समझ गए? तो आ जाएगा वेवलेंथ। अच्छा करो इसे, जब तक रिजॉइन भी कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? 8.6, एक चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। एमसीक्यू के लिए तैयार रहो। तो बताना वो किस फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव निकाल रहा होगा। यदि एक चार्ज पार्टिकल इस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है तो किस फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव निकाल रहा होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर शायद 3rd थी या 4th थी कि चार्ज पार्टिकल जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है उसी फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव निकालेगा। एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है उसी फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव निकालेगा। बोलो हाँ, बोली थी ना। तो बस, तो ये रहा। तो क्वेश्चन में आंसर छुपा। द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट, एम्पलीट्यूड, ये कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं? 7वां 8.7। एम्पलीट्यूड का मतलब है बी नॉट। एम्पलीट्यूड का मतलब बी नॉट। द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ हार्मोनिक ईएम वेव इन वैक्यूम इज 510 नैनो टेस्ला। नैनो टेस्ला। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट? ई नॉट क्या होगा बताओ। तो एक फॉर्मूला था ना कि E अपॉन बी सी होता है ना। और यदि B की वैल्यू बी नॉट है तो E उस समय ई नॉट ही होगा। सेम फेज में चलते हैं। तो यहां से बेटा ई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? C इंटू बी नॉट। तो सॉल्व कर देना, खत्म। नैनो में 10 की पावर -9 होते हैं। ठीक है, एक नैनो वो भी है कि नैनो चले धुआं चले, है ना। वो नैनो नहीं है ये। और एक नैनो वो भी है, टाटा की गाड़ी है ना जो थोड़ी फ्लॉप हो गई थी। होपफुली ये भी समझ में आ गया आपको। झंडू सा क्वेश्चन फटाफट कर लोगे तो आंसर मैच हो जाएगा। आप देखिए 100 बातों की एक बात, मैं एक 8.8 सवाल कराई जो देता हूं। 8.8 ये कंप्लीट सवाल है, कंप्लीट है अपने आप में। नैनो में ये होते हैं 1 नैनो, नैनो की जो बात है ना 10 की पावर -9, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -9, है ना। चलिए 8.8, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ई नॉट 120 दे रखा है न्यूटन पर कूलम एंड द फ्रीक्वेंसी इज 50 मेगाहर्ट्ज। मेगा मतलब 10 की पावर 6। तो इस जीरो को एक यहां डाल दूं तो 7 कर दूं इसको, 5 इंटू 10 की पावर 7 हर्ट्ज। डिटरमाइन, क्या क्या चीज पूछी है उसने? बी नॉट, ओमेगा, के, लैम्डा। पहला सवाल तो ये पूछा है। और दूसरा ई एंड बी निकालो। अच्छा एनसीईआरटी में ई और बी जब कोई बोल्ड लेटर में लिख रहा हो, देखो ई और बी नॉर्मल नहीं लिख रहे, ऐसे लिख रहा है कि ई निकालो और बी निकालो। किसी को याद है मैंने क्या बताया था बोल्ड लेटर में लिखने का मतलब? यदि एनसीईआरटी बोल्ड लेटर लिख के पूछती है कि ई निकालो बी निकालो, याद आ रहा है किसी को? देखो गौर से, ई की स्क्रिप्ट देखो, मतलब ई का टाइपिंग पैटर्न देखो। हाँ, तनिष्का को याद है, माधव को याद है, सुमित को याद है, विनय को याद है। यानी वो ई वेक्टर एंड बी वेक्टर पूछ रहा है। हाँ, इन लोगों ने ठीक बताया। यदि कोई चीज बोल्ड लेटर में एनसीईआरटी पूछ रहा है तो इसका मतलब वो वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है। तो चलिए, ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। कायदे से मुझे ये सवाल पहले कराना चाहिए था, तो और कराने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए सॉल्यूशन सुनिए। सबसे पहले मुझे बताइए बी नॉट कैसे निकलेगा? बी नॉट निकलेगा, देखिए पहले का एक क्वेश्चन, ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी होता है ना। फॉर्मूला है ना ये विनय, विवेक, विनय, विवेक, 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 हाँ ठीक। ई नॉट अपॉन बी नॉट, तो यहां से बी नॉट भाई साहब कितने आ गए? ई नॉट अपॉन सी। फॉर्मूले में हैंड टू हैंड जब करा ही रहा हूं तो पूरा करा दूं। ये 120 है और ये 3 इंटू 10 की पावर 8 है। तो 3 चौक 12, 40 हो गया ना, इंटू 10 की पावर -8। एक जीरो और इसकी ले लो तो -9 करो। क्यों करो? ऐसे लिखने में थोड़ा अच्छा लगता है ना, 400 नैनो टेस्ला लिखने में बस थोड़ा अच्छा लगता है, बस और कुछ नहीं है। हाँ नहीं नहीं, कई भी नहीं बेटा यहाँ पे, ठीक है, कई भी नहीं है, पर ऋतुराज एक की है बेटा, ठीक है, ऋतुराज एक की है।
और यार इस मामले में अपने मम्मी पापा को थैंक्स बोलूंगा, मुझे मेरी ईमेल आईडी भी सिंपल मिल गई, riturajvarsne@gmail.com। मुझे कोई 1 2 3 या @ या 7742 ऐसे लिखना नहीं पड़ा मुझे, जो चीज थी मुझे इजिली मिलती चली गई। थैंक यू पापा। ठीक है, हाँ ठीक। वरना आजकल, हाँ आजकल के बच्चों के नाम भी ये सोच के रखने हैं इजीली आईडी मिल जाए। हाँ हाँ चलिए, हाँ ये नाम ऐसा मिलेगा नहीं, ये काम भी ऐसा नहीं मिलेगा बेटा, ऐसा बस नसीब साथ नहीं दे रहा बेटा। वरना मैंने कहा था ना, ये दौलत ये शौहरत ये सब छोड़ दूंगा मैं, पर पहले मिले तो सही, पहले मिले तो सही तभी तो छोड़ूंगा। चलिए ये तो हो गया बी नॉट। अब आज ये ओमेगा निकालते हैं। ओमेगा, ओमेगा ऐसे निकाल लो 2 पाई न्यू से, जन सा क्वेश्चन, क्योंकि न्यू दे रखा है तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14 और न्यू 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 5 × 10⁻7, 5 दूनी 10 कर लेना बेटा, ये अपने आप करना है ना। बी सी क्या पूछा है उसने, के। अच्छा पहले लैम्डा निकाल लो, पहले लैम्डा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लैम्डा निकालने के लिए सी अपॉन न्यू कर दो, ये वही फॉर्मूला है जो अभी यूज किया था थोड़ी देर पहले, न्यू लैम्डा इक्वल टू सी, न्यू लैम्डा इक्वल टू सी, वही है ये। कभी कभी हो जाता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और मैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख दूं, ये कौन सा है फॉर्मूला, फ्लो खराब हो जाता है तो, है ना तब, तो ये वही है। तो सी कितना है, सी 3 × 10⁸ यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और फ्रीक्वेंसी है 5 × 10⁻7, तो 6 मीटर आ रहा है। ये भी रेडियो वेव निकली, ये भी रेडियो वेव निकली, रेडियो वेव कहीं की, ठीक। डी क्या और निकालना है, के का नाम याद है आपको, नहीं, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। एक और नाम है एंगुलर वेव नंबर 2 पाई लैम्डा। यार ये तो थोड़ी महंगी कैलकुलेशन है, प्लीज आप कर लेना, क्योंकि 2 मैं रख दूंगा, पाई भी रख दूंगा, लैम्डा 6 है तो π/3 उसके बाद कर लेना अपने आप, है नहीं, इतना तो रहम कर सकते हो। तो मैं ऐसे लिख देता हूं π/3 सिंपली, है ना आंसर, और यूनिट आएगी रेडियन पर मीटर। हाँ भाई रेडियन पर मीटर, और इसकी रेडियन पर सेकंड। तो पहले क्वेश्चन के चारों चीजों का जवाब तो ये हो गया। क्या क्या बंदा पूछ सकता है चलिए, एक्सपेंसिव चीजें कहां से पसंद आ जाए, पसंद तो सबको होती है पर अफोर्ड तो नहीं कर सकते ना। हाँ चलिए इधर देखिए, अब उसने जो क्वेश्चन पूछा है, उसने बोला है कि ई वेक्टर और बी वेक्टर और निकालो, एक्सप्रेस करो, मतलब निकालो नहीं, एक्सप्रेशन, फाइंड द एक्सप्रेशन। तो तसल्ली से सुनना, केवल यही क्वेश्चन है जहां मैं थोड़ा स्लो हो रहा हूं। जब उसने ये बोला है कि ई वेक्टर और बी वेक्टर निकालो, अब इस सवाल में उसने ये तो बताया नहीं कि वेव किधर जा रही है, उसने ये बताया नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ऑसिलेट कर रहा है, उसने ये बताया नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड किधर ऑसिलेट कर रहा है, नहीं बताया ना। तो फिर आप अपनी मर्जी से चुनिए लेट। अब लेट चुनोगे तो वही चुनना जिसको मैंने बेस एग्जांपल बताया है, मतलब इसका दूसरा क्वेश्चन कि लेट ईएम वेव ये वाली है, ये ईएम वेव है जो एक्स की ओर जा रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाई की ओर ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जेड, क्योंकि मैंने रटाया यही वाला है, आप इसी को लेके चलो ना। वही वाला एग्जांपल मैंने यहां पे मतलब पेस्टिंग कर दी कि एक ऐसी ईएम वेव जो एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है ना। तो बताइए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन होगी, ई नॉट साइन कॉस, कुछ भी लिख लेना, मैं साइन लिख लेता हूं, साइन के एक्स ओमेगा टी या ओमेगा टी के माइनस के एक्स, कुछ इस टाइप में होगी या नहीं होगी ये बताओ, ठीक है। और जब चांद पे डंडा करोगे तो यहां जे कह पाएगा, बस ये मैं पढ़ा चुका हूं कि नहीं। अब इसमें बस वैल्यूज डाल दो, बताओ ई नॉट की वैल्यू कितनी है, 120 साइन ओमेगा कितना निकाला है आपने, ओमेगा निकाला है आपने, थोड़ा लंबा सा 3.5 10⁸ 3.14 10⁸ इंटू टी माइनस के कितना निकाला है आपने, π/3 लिख देता हूं मैं, इंटू एक्स जे के। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन यहां बताओ, ई नॉट की जगह बस
बी नॉट आएगा, बाकी सारी चीजें तो एज इट इज ही आनी है ना। और यहाँ के कैप आएगा, यहाँ के कैप आएगा। तो बी वेक्टर इक्वल टू बी नॉट आपने निकाल दिया ना। हाँ बेटा यहाँ यूनिट लिखना भूल गया मैं, न्यूटन पर कूलम। सॉरी बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आएगी वो न्यूटन पर कूलम होगी। अब बी की वैल्यू, बी नॉट की जगह 400 नैनो टेस्ला, यहां भी यूनिट लिख सकते हो, पीछे नहीं लिखना चाह रहे तो साइन, ठीक है। और ये वही चीज लिख देना पूरा उठा के कैप। आप एक बार अपनी दिल की संतुष्टि के लिए पीछे आंसर पलट देखिए। सर रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ सेकंड मीटिंग चल रही है रिकॉर्डिंग चल रही है। आज ये मैं अभी 1-2 सवाल और रह गए हैं बेटा, उसको करा के ही छोड़ूंगा। और परसों एक डाउट सेशन रखूंगा शाम को, डाउट सेशन एक दिन और रखूंगा आपको, है ना। वो पिछले में एक सवाल रह गया, छठे चैप्टर में एक बढ़िया सा सवाल रह गया। हाँ छठे चैप्टर में रह गया एक सवाल। न्यूज आ रही है स्कूल बंद होने की, मुझे नहीं पता बेटा, पता नहीं बेटा, तो सब परेशान है इस चीज के लिए। अभी रहने दीजिए 8.9 अभी रहने दीजिए, बताऊंगा। 8.10 देखिए और 8.11 पहले एक्सरसाइज होती हुई दिख रही है, नहीं दिख रही? हो रही। पहले 2 क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट करंट के हैं, टीटीएस नहीं है बेटा क्लास। अब 8.10 सीआईडी खेल रहा है, एमडब्ल्यूएफ क्लास। अच्छा इसका मतलब टीटीएस नहीं है। ओ तो इसका मतलब टीटीएस। दया ये मर गया है। अच्छा ये मर गया है, लगता है इसकी मौत मरने से हुई है। मतलब वही डायलॉग चल रहे हैं। 8.10 in a plane electromagnetic wave the electric field oscillates sinusoidally। ठीक, घी के पैसे ले लो। अच्छा, in a plane electromagnetic wave the electric field oscillates sinusoidally at the frequency this and amplitude ये। बताओ इस सवाल में E नॉट दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। पहला सवाल आप अपने आप बोल दोगे सर कर लेंगे। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेव? बताना वेवलेंथ निकाल पाओगे या नहीं? बिल्कुल खुशी खुशी होगा। क्यों खुशी होगा या नहीं होगा? अच्छा, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड? वेरी गुड, बी नॉट पूछा है, ये भी खुशी खुशी होना चाहिए। आज तो खुशी तरह चल रहे, नाम ही ना मारे तेरे। हाँ अभी आप बुक से पढ़ा रहे हो? बुक पढ़ रहा हूँ, हाँ बुक से तो पढ़ रहा हूँ। ठीक, तो लैम्डा पूछा, बी नॉट पूछा। तीसरा सवाल क्या पूछा है उसने? so that average energy density of E field equal to average energy density of B field। ये मैंने प्रॉपर्टी नंबर 7 प्रूफ कराई थी कि EM वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी के बराबर। आज ही अभी प्रूफ कराई थी। ठीक है, पहले तो ये एक्सरसाइज का ये निपटा। हाँ अब आज एक सवाल और है जो आपके मतलब का है। 8.11 और देखो। ठीक है, देखिए सर आप बुक क्या कन्हैया, इतना लंबा मैसेज है, चला जाता है जब मैं पढ़ने जाता हूँ। अभी आप बुक से पढ़ा रहे हो, इसका मतलब आप बुक से रीड कर रहे हो। अच्छा वो सीआईडी वाली बात चल रही है। अच्छा मैं समझा नहीं, सॉरी। ठीक, हाँ एक बार मैंने बताया था ना, एक बार मैं मेरा स्कूटर था, पंक्चर हो गया, यूं चल रहा था मैं, उसको धक्का देके दूर से एक दोस्त मिला, बाद में पता चला ये है नहीं। आवाज किसी की नहीं सुनाई दे रही। क्यों भाई, पेट्रोल खत्म हो गया? अब आवाज तो आई नहीं यार, बस पेट्रोल खत्म हो गया। अच्छा उसे भी आवाज। अच्छा मैं समझा कि पेट्रोल खत्म हो गया, मतलब जबरदस्ती वही चीज चल रही है। तो चलिए, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड 3.1। हमारे समय में तो सीआईडी इतना आता था, सोनी पे समझ में नहीं आता था। सोनी पे सीआईडी आ रहा है, सीआईडी पे सोनी आ रहा है, इतना आता था। हाँ, E 3.1 मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, कॉस यूनिट छोड़ दिया बेटा मैंने, न्यूटन पर कूलम, थोड़ा इजी लगेगा इससे। कॉस 1.8 यूनिट क्या लिख रही है? रेडियन पर मीटर। यूनिट मत लिखो, आपको अच्छा लगेगा ये बस। प्लस 5.4 इंटू 10 की पावर 6 रेडियन पर सेकेंड नहीं लिख रहा मैं, टी आई कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक इक्वेशन दे रखी है हमको इस सवाल में। सबसे पहले पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। बताइए, ये वेव को देख के बताइए किस दिशा में जा रही है, पूरा बताइए। हाँ बताइए, इस इक्वेशन को देख के सीआईडी लगाइए कि ये वेव किस दिशा में जा रही है।
और मेरी तरफ से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जो आएगा दिव्यांश गलत, उसे मेरी तरफ से 21 इंच टीवी का डिब्बा मिलेगा। गलत। ये वेव एक्स एक्सिस की ओर जा रही है, नहीं, गलत गलत। ये वेव गलत दीपक। ये वेव किस दिशा में जा रही है, वेलोसिटी पूछी है, माधव ने सही बताया, अक्षत ने सही बताया, शाबाश। तौशिफ गलत। ये वेव माधव ने हाँ बता तो दिया, माधव ठीक है, दोबारा। अरे माधव तेरे मैसेज बार बार फ्लैश हो रहे हैं। ये वेव, अच्छा ये बताना मुझे, आप ना कभी कभी लगते हो कंजड़े हो, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वेव किधर जा रही है? हाँ ये बता देंगे अब। ये वेव किधर जा रही है? ये पॉजिटिव एक्स की ओर जा रही है ना, ये पॉजिटिव एक्स, और यदि यहाँ ये प्लस हो जाता तो ये किधर जाती? ये नेगेटिव एक्स की ओर जाती। तो इसे देख के बताइए ये वाई है ना। अच्छा चलो इसको इस जैसी इक्वेशन में ढाल देता हूं, ई नॉट कॉस, बेटा टी का कॉफिशिएंट तो के होता है, वो ओमेगा होता है, ध्यान रखना, टी का कॉफिशिएंट ओमेगा होता है, और यहां जो एक्स वाई जेड जो भी हो उसका कॉफिशिएंट के होता है। तो अब आप देख के नहीं बता पाओगे ये वेव किधर जा रही है। अभी भी नेगेटिव एक्स जा रही है, सुमित है, ये वेव किधर जा रही है? दिस वेव इज ट्रेवलिंग वेलोसिटी नेगेटिव वाई की ओर जा रही है, ये नेगेटिव वाई की ओर जा रही है, ये नेगेटिव वाई की ओर जा रही है। समझ गए? पहले इसको इस शेप में ढाल लो, ये वेव नेगेटिव वाई की ओर जा रही है। अब इससे ज्यादा नहीं समझा सकता बेटा। ईएम वेव का फर्स्ट पार्ट वो पब्लिक है, उसको देख लेना। इसकी वेवलेंथ बताओ। वेवलेंथ दो तरीके से निकाल सकते हो, देखो, या तो ये जो के है, के दिख रहा है, बताओ इस फिगर में के कितना है, इस सवाल में, सॉरी 1.8, के की वैल्यू 1.8 है। के को लिख सकते हो 2 पाई बाई लैम्डा। तो एक तो इस तरीके से लैम्डा निकला, आ जाएगा ना लैम्डा। ये एक और तरीका और है, ओमेगा कितना है बेटा, 5.4 इंटू 10 की पावर 6। ओमेगा ये रहा, ओमेगा को 2 पाई न्यू लिख दो, लिख दोगे, इससे न्यू आ जाएगा, और न्यू आ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन, चल तो आखिरी क्वेश्चन है ये, खुश रहे, है नहीं, 1 घंटे में टाइम बोल गए। चलिए हाँ, तो बताना इससे न्यू आ जाएगा, न्यू आ जाएगा, उससे फिर वेवलेंथ निकाल देना। तो दूसरा क्वेश्चन निपटा, और तीसरा भी हो गया। फ्रीक्वेंसी भी पूछी है, फ्रीक्वेंसी भी पूछी है तीसरे क्वेश्चन में, ठीक है। डी क्वेश्चन, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, बी नॉट पूछा है। तो बी नॉट कैसे निकालेंगे बेटा? अच्छा और पढ़ाऊं? चलो पढ़ा लेंगे, चलो। हाँ बी नॉट के लिए अभी अभी एक फॉर्मूला सुना है हमने, बस ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी, ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी। तो यहां से बी नॉट आ जाएगा, देखो ई नॉट, ये ई नॉट की वैल्यू, तो बी नॉट आ जाएगा। ये एक कहानी भी निपटी। अब है इसमें एक कहानी और, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव। ई क्वेश्चन और पूछा है कि भैया जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन सजी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन भी सजा दो। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट है इसका, डी है ना, ई है, ई है। तो बताइए यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ऐसी है तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन सेम फेज में होगी। तो बी देखेंगे बेटा सब, ई क्वेश्चन, बी इक्वल टू बी नॉट, और ये एज इट इज लिखना। बताओ कॉस 1.8 वाई प्लस 5.4 इंटू 10 की पावर 6t, ये तो लिख दोगे, और बी नॉट आप यहां निकाल लोगे। यहां एक क्वेश्चन था ना बी नॉट, कैसे निकाला था बी नॉट, ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी। बी नॉट यहां से निकाल के रख देना वैल्यू। बस इसमें एक चीज और आपको मेहनत करनी है, हमें इसके चांद पर डंडा करना है। तो यहां आई कैप, जे कैप, के कैप क्या आएगा, ये सोचिए, फिर मैं आपको सोचवाने में मदद करता हूं, सोचवाने में। के कैप आएगा, माधव कह रहा है, खुशी कह रही है के कैप आएगा, है ना। पहले आप सोचिए, 100 नैनो टेस्ला, ये मुझे नहीं पता, कन्हैया भी कह रहा है के कैप आ रहा है, अब मैं भी कंफ्यूज सा हो रहा हूं, मुझे के आएगा। तो मैं पीछे आंसर देख लू, यदि के आ रहा है तो बढ़िया है। कौन सा क्वेश्चन है, 8.11, हाँ पीछे आंसर लिख रहा है के कैप। ओहो चलिए चलिए, अच्छा बताएंगे वो महाशय की के कैप कैसे गैस किया उन्होंने।
हाँ हाँ, चलिए काफी हद तक, लेकिन एक आपको मैं बता दूं, क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट और बताया था, डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर होता है बेटा। मान लो हमें ये नहीं पता कि ये क्या आएगा, हमें नहीं पता ये क्या आएगा, अरे वाह, ठीक है, ये ई क्रॉस बी करने पे डायरेक्शन ऑफ वी आता है, ठीक है। अच्छा, टीपा नहीं है, चीटिंग की है। तो अब आप बताओ, इसमें ई वेक्टर की डायरेक्शन की जगह आई कैप लिख दूं, क्रॉस बी वेक्टर का हमें पता नहीं, यहां पता नहीं लिख दूं, पता नहीं, और ये पता है, ये क्या था, ये क्या था बताओ, माइनस जे कैप था बेटा, ये माइनस जे, ये पहला ही क्वेश्चन ये था, इस सवाल का पहला ही क्वेश्चन ये था कि ये वेव जा किधर रही है, तो बेटा के वाई ओमेगा टी दोनों सेम साइन के हैं, तो ये नेगेटिव वाई की ओर जा रही है नहीं, पता नहीं चेतन, पता नहीं पता नहीं किस किस को नहीं पता है नहीं। तो अब आप बताओ, हाँ पता नहीं, पता नहीं, हाँ मैं समझ गया, दिशा पता नहीं, ठीक, चलिए। तो अब आप बताइए आई क्रॉस क्या करूं कि माइनस जे आए, तो इसके लिए फ्लैशबैक में जाइए, क्रॉस प्रोडक्ट की वीडियो देखिए, भूल गए हो तो, नहीं तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, आज की डेट में भूलने का हक नहीं है। आई क्रॉस के आएगा ये, क्योंकि आई क्रॉस के माइनस जे होता है, तो ये के कैप इसलिए आया यहां पर, के कैप इसलिए आया यहां पर। तो होपफुली ईएम वेव आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा, जो आपके हिस्से में काम दिया है वो आप करिए, वो टेबल याद करिए और प्रॉपर्टीज याद करिए। हाँ चलिए।